तो आज हम फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। और पिछले 2 वीडियो में हमने प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ा है। कल हमने दर्पण सूत्र भी व्युत्पन्न किया है और आज हम जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लेकर बात करना चाह रहे हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए। पहला पॉइंट कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती है। और ये यूज में आप ले रहे होंगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे। कैसे कि आपतित किरण की दिशा में ली जाने वाली सारी जो दूरियां है वो आप धनात्मक लोगे, ठीक है ना। जैसे कि आपतित किरण ये है और इसकी दिशा भी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण आपतित हो रही है, तो वो इसकी दिशा रहेगी। और इस दिशा में मापने वाली सारी दूरियां धनात्मक से मेरा मतलब है, दूरियां तो वैसे O से मापी जाएगी, लेकिन अगर इस दिशा में आप दूरियां माप रहे हो तो वो सारी धनात्मक होगी। तो आपतित किरण की ये दिशा है और इधर मापने वाली सारी दूरियां हम धनात्मक लेंगे। यदि मान लो यहाँ पे मुख्य अक्ष को आप आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ अगर फोकस की बात हो रही है तो फोकस दूरी जब भी दे रखी होगी तो उसे आप प्लस में करोगे। जो भी फोकस दूरी है उसे प्लस में मान के चलोगे। और दूसरा पॉइंट कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। यदि इस वाले फोकस की बात हो रही है या फिर वक्रता केंद्र की बात हो रही है, वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है, तो अब यहां से यहां तक ये जो दूरी है वो आप ऋणात्मक यानी कि माइनस में लोगे। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मसला ये हो गया और अब आप दूरियां लोगे ऋणात्मक। तीसरे नंबर पे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष आप देख ही रहे हो, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर और इस तरीके से। तो ये जो भी दूरियां आप मापोगे ऊपर की तरफ वो आप धनात्मक लेके चलोगे, यानी ऊपर की साइड फिर से धनात्मक। और यदि आप बात कर रहे हो नीचे की, तो जो भी नीचे की तरफ दूरियां मापी जाएगी वो ऋणात्मक मापी जाएगी। तो ये चारों जो पॉइंट है वो आपको फॉलो करने होंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, तभी आप जो है आंकिक प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे होंगे। और एक बात यहाँ पे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि सभी दूरियां पोल से यानी कि ध्रुव से मापी जाएगी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। यदि आपको फोकस दूरी दे रखी है, मान लो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको यहां से शुरू होना है, O से मापना है और इस तरफ है इसलिए माइनस में 30 हो जाएगा। यदि उस तरफ है, मान लो 30 सेंटीमीटर दे रखी है और हम बात कर रहे हैं आपतित किरण की दिशा में यानी उस साइड, तो हम इसको धनात्मक लेके चलेंगे, चाहे वो फोकस दूरी हो या फिर आपको बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी दे रखी होगी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बात है आवर्धनता के बारे में। आवर्धनता हम किसे कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धनता कहेंगे। और बात हमने कल ही स्पष्ट कर दी है कि बिंब हम कहेंगे वस्तु, बिंब होगा वो होगी वस्तु और प्रतिबिंब आप जानते ही है। तो इन दोनों के अनुपात को यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों के अनुपात को हम कहेंगे इसकी आवर्धनता। और इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे स्मॉल वाले m से, और फॉर्मूला होगा आवर्धनता m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं h डैश से और बिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। तो इन दोनों का अनुपात जो होगा वो आवर्धनता कहलाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बदला भी जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? यदि मैं मानता हूं कि कोई वस्तु दर्पण के सामने इस स्थिति में पड़ी है और एक किरण समांतर इससे निकल रही है, और समांतर निकलने वाली हमेशा ही लौटती है कहां से? फोकस बिंदु से। ये स्थिति यहाँ पे हो रही है। और दूसरे नंबर पे यदि किरण सीधा O बिंदु पे ध्रुव पे आपतित हो रही है तो वो समान कोण बनाते हुए लौट जाएगी, यानी ये यहां से लौट रही होगी। तो अब जब ये यहां पे टकरा रही है तो यहां इस वस्तु का प्रतिबिंब भी मिलेगा। और यदि वस्तु को मैंने P और Q माना है तो ये P डैश और Q डैश होगा। तो यहाँ नाम भी मैं इसका दिला देता हूं कि ये वाला जो त्रिभुज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये त्रिभुज PQO और उसके बाद P डैश Q डैश और O, ये दोनों त्रिभुज जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं, ये पहला और ये दूसरा। अगर आप सेम नियम इसमें लागू करोगे, जैसा कि कल हमने पढ़ा है कि समरूपता का नियम, तो यदि आप समरूपता लागू करो, समरूपता और त्रिभुज कौन से मैं पहले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, PQ और O, त्रिभुज PQO। और दूसरे नंबर पे त्रिभुज P डैश Q डैश O।
तो त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ। और अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी है, तो समरूप त्रिभुज है इसलिए मैंने ये कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो हम जैसा कल हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है ठीक वैसा ही भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। कैसे? पहला जो ये त्रिभुज है इसका लंब बट्टे इसका लंब, और वो हमेशा ही बराबर होगा इसके आधार यानी कि ओ पी डैश और ऊपर वाले के आधार यानी ओ कंप्लीट पी तक। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात में लिखता हूं, एक बार आप लोग देखिए। पहला त्रिभुज और उसका लंब है पी डैश क्यू डैश बट्टे, यानी इस वाली भुजा की मैं बात कर रहा हूं, पहले वाले के लंब के बारे में। और अब दूसरा त्रिभुज जिसका लंब यानी पी और क्यू, तो बट्टे पी और क्यू बराबर होगा आधार बट्टे आधार, तो इसका आधार ये हो गया ओ पी डैश, ओ पी डैश, और इसका आधार ये कंप्लीट हो गया यहां से लगाकर यहां तक, तो ओ पी, तो ये हो गया ओ और पी। अब आप देख सकते हो कि ओ पी डैश वाली जो भुजा है वो आखिरकार क्या है। तो आपको पता है कि ये यहाँ पे जो हमने बनाया है ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच डैश से, और अगर बिंब की बात करें वस्तु की तो एच से उसकी ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ध्रुव ओ से लगा करके प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? v से। ऐसा हमने कल के वीडियो में देखा है। और दूसरे नंबर पे ये जो बिंब रखा है, जो वस्तु रखी है, वस्तु की ध्रुव ओ से जो दूरी होती है ये वाली दूरी, यानी मैं इसे कह दूंगा चलो, तो ये दूरी कहलाएगी आपकी u, इसे हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u। यहां अगर आप देखो o p डैश उसे हम कह रहे हैं v, तो ये मैंने इसकी जगह रख दिया v, यहां लिखता हूं चलो, ये इसकी जगह रख दिया मैंने v, और o और p को आप देख रहे हो यहां से लगाकर यहां तक कंप्लीट कितना है u, तो ये v बट्टे u हो गया कौन सा? p डैश q डैश बट्टे p और q। अब आप ध्यान से देखो कि p डैश q डैश क्या है? h डैश, और दूसरे नंबर पे pq क्या है? h, तो यहां लिख रहा हूं h डैश बट्टे h बराबर हो रहा है v अपॉन u। और इसे अगर देखा जाए तो ये है आवर्तनता, ये हमने देखा है। तो ये जो आवर्तनता है इसकी जगह मैं m भी तो रख सकता हूं ना, सिंपल सी बात है। तो m बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला क्या निकल के आ गया यहाँ पे? आवर्तनता m का फॉर्मूला कि v अपॉन u, तो स्थिति ये बन जाएगी आपके लिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि आवर्तनता m बराबर v अपॉन u का फॉर्मूला जो निकला है वो फॉर्मूला माइनस में इसलिए हो जाएगा क्योंकि v भी इधर मापी जा रही है और u वाली जो दूरी है वो भी इधर मापी जा रही है। और जस्ट पहले हमने कार्तीय परिपाटी में देखा है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक और सेम दिशा में मापी जाने वाली सारी दूरियां धनात्मक होगी। तो यहाँ ये दूरियां ऋणात्मक है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है उसको हम कर देंगे ऋणात्मक। तो आवर्तनता m बराबर v अपॉन u जैसा फॉर्मूला होगा, और ये हम यूज में भी ले रहे होंगे कुछ एक अंकित प्रश्नों में। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। तो हमने दर्पण के बारे में दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो पढ़ा है दर्पण सूत्र, और वो दर्पण सूत्र आपने देखा है कि फोकस दूरी वो लगभग ये होगी। और उसके बाद एक फॉर्मूला आपने आवर्धन का भी पढ़ा है m का, और वो पढ़ा है h डैश h, या आप इसे कह सकते हो माइनस v अपॉन u। तो अब इन दोनों फॉर्मूले पे आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न यहाँ पे करेंगे। जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और कहा गया है कि यदि एक वस्तु उसके सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपको पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है वो बताना है, और उसके बाद बताना है कि उसका स्वरूप कैसा है, यानी कि वो आकार है तो उसका कितना बड़ा है, कितना आवर्धित वो हो रहा है, आवर्धन वगैरह, तो वो आपको कहानी बतानी है। तो यहाँ सबसे पहले आपको फोकस दूरी f का मान दे रखा है और वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि दर्पण हमारे पास अवतल है और अवतल दर्पण के लिए ध्रुव O से हम दूरी मापना शुरू करेंगे, तो ये फोकस दूरी यहाँ पे, यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और इसलिए हम इसे ऋणात्मक कह देंगे। और दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है कि बिंब दूरी, और बिंब दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से,
और वो u आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये भी यानी कि अवतल दर्पण है तो ये भी ऋणात्मक होगा, तो -20 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि प्रतिबिंब आखिरकार कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले में मान रख देता हूं, ये जो फोकस दूरी है आपको -30 दे रखी है, तो यहाँ पे मैं -30 कर दूंगा ये। और उसके बाद अगला यानी कि v का मान तो आपको निकालना है, और ये प्लस फॉर्मूले वाला, और आपको ये वाला u, और इस u का मान आपको दे रखा है -20, तो प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीधा सा ये 20। और अब जब मैं इसे पक्षांतन करूंगा तो सबसे पहले ये मैं उधर भेज देता हूं, v को इधर लेके आ जाता हूं, तो ये रहा है 1/v, और ये हो गया है आपके 30। अच्छा, जब भी ये इधर आ जाएगा, यहां से हम इसका पक्षांतन कर रहे हैं, और ये 1/v हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये -1/v हो जाएगा। और उसके बाद ये सारा का सारा मान उधर भेजा जा रहा है, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -1/20 जो है ये यहीं पे है। इसको जब उधर लेके हम गए तो ये मान प्लस में हो गया, और 1/30 ये हो गया। अब इन दोनों का हम यहाँ पे लसक कर रहे हैं, और वो निकल के आ रहा है हमारे पास 60, और बार अगर हम देखें तो वो जा रहा है आपके 3 बार, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो यहाँ -3, ये प्लस का प्लस यहाँ पे आ रहा है, और 30 हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लगभग 2 बार जा रहा है, और 1/v, और ये भी है माइनस। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो -1/v है 3 और +2 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, -3 +2 कट गए, माइनस का 1 बचा, तो ये -1 ये हो गया। अच्छा, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल तो है ही, तो v का अगर हम मान देखें तो v बराबर कितना आ गया है 60। तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के सामने, और चूंकि हमें पता है कि अवतल दर्पण है, हम इसका आवर्धन ज्ञात करना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा है, क्या उसका आकार होगा। तो आवर्धन के लिए हमें पता है कि आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, और यहां अगर देखा जाए तो v हमारे पास निकल के आ गया है ये 60, और u को अगर हम देखें तो वो है आपके -20, तो ये राशि हो गई पहली बात तो माइनस में। और चूंकि ये भी माइनस है और ये फॉर्मूला भी माइनस में है, तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्यों लिखूंगा, तो m बराबर ये हो गया है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आवर्धनता जो आपको मिलेगी वो इसकी मिलेगी 3, यानी मतलब ये हुआ कि जितना लंबा बिंब आपने उसके सामने रखा है, वस्तु की जितनी लंबाई है उससे m बराबर 3, यानी 3 गुना वो जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित होगा, वस्तु की ऊंचाई का 3 गुना वो जो है प्रतिबिंब आपको मिलेगा। तो ये इसकी आवर्धनता रही है। अब बात आती है इसकी स्वरूप की, यानी कि प्रकृति की। आखिरकार इसकी प्रकृति क्या होगी जो आपको ये प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको v मिल रहा है वो 60 मिल रहा है, और ये मान धनात्मक भी है, इस बात का ख्याल रखें। तो v यानी कि हम बात करें प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी यदि धनात्मक है, प्रतिबिंब की दूरी यदि धनात्मक है, कैसे, डायग्राम के द्वारा समझो। उधर मापी जाने वाली सारी दूरियां धनात्मक होगी, और आपको भी दूरी दे रखी है 60, कौन सी, 60 धनात्मक। इसका मतलब उधर बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है, और पीछे की तरफ बनने वाले सारे प्रतिबिंब होते हैं आभासी, तो यहाँ आभासी या काल्पनिक ये होगा। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, और वो स्थिति होती है कहां पर, तो 60 पर, 60 सेंटीमीटर पर। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आभासी होगा, और 3 गुना जो है वस्तु से बड़ा होगा। दूसरा सवाल हमें यह दे रखा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु और उसका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बिंब की ऊंचाई का आधा बन रहा है। तो आपको दर्पण की वहां पे ज्ञात करनी है फोकस दूरी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमें दे रखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में हमें कहा गया है, और दूसरा हमें वस्तु यानी कि जो बिंब है और जो प्रतिबिंब है उन दोनों की ऊंचाई की तुलना की गई है। तो हम भी वहां पे वही करेंगे। हम एक बार देखेंगे आवर्धन को, आवर्धन को देखते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला ये लिखा है हमने कि प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को ही तो हम कहते हैं आवर्धनता। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की अनुपात की बात हो रही है, और वो अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी जितना प्रतिबिंब है उससे दुगुनी होगी वस्तु की लंबाई। वो आधा हो गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, दुगुना। तो स्पष्ट बात है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनेगा, यानी प्रतिबिंब आधा बनेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये इस रूप में होगा, ये दुगुना और ये क्या हो जाएगा, आधा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। और हमने ये भी देखा है कि H' यानी आवर्धनता होती है, और उसे हम लिख सकते हैं V/U के रूप में। तो क्यों नहीं मैं यहाँ पे ये करूं कि V/U हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है 1/2। यदि U का मैं ट्रांसफर करूं यहां से तो क्या हो जाएगा, -V, और दूसरे नंबर पे U उधर चला गया, तो चूंकि भाग में है तो गुणे में हो ही गया, तो 1/2, और ये आ गया आपका U। तो ये होगा U के रूप में। अब U का मान, यानी बिंब दूरी की यहाँ पे बात हो रही है, और बिंब दूरी आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी है। तो दर्पण कहा जा रहा है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, और अगर हम देखें उत्तल दर्पण को तो वो ये बात, और उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु तो जो है इसी तरफ रखी जाएगी। तो यहाँ आपको कहा गया है कि वस्तु जो रखी गई है वो रखी गई है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी भी ऋणात्मक ही होगी, और इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। जो 25 होगा वो माइनस में होगा, तो ये U भी माइनस। चलिए ये -V हो गया, 1/2 तो है ही, और यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूं 25 से, और 25 भी माइनस में है, मल्टीपल किया तो ये राशि भी माइनस में आई गई। तो अब जो V है वो आपके निकल के आ गया 25/2, यानी V का जो मान है वो प्लस में 25/2 है, इस बात का ध्यान रखें। अब हमारे पास V आ गया है, U ऑलरेडी हमारे पास था, तो हम अब फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो यहां हम फोकस दूरी ज्ञात करें, जैसे आपका जो V का मान है वो आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पे 25/2, और धनात्मक है। U आपको ऑलरेडी दे रखा है, और वो है 25, और वो है ऋणात्मक। अब हम चलते हैं V और U के आधार पे इसकी फोकस दूरी तो निकाल ही सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी, यहां देखिए जरा। फोकस दूरी हमें पता है कि V + U के बराबर होती है, और V हमें दे रखा है 25/2। तो मैं यहाँ पे फोकस दूरी का मान निकाल रहा हूं, और ये हो रहा है 25/2, ठीक है ना। अगर मैं इसको ढंग से करूं तो क्या हो जाएगा, 2/25 सीधा लिख देता हूं, और ये प्लस का प्लस है ही, और उसके बाद 1/U। U का मान हमें दे रखा है माइनस में 25 माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये मैंने माइनस कर दिया, और ये हो गया 25, दोनों का लसअप लिया, तो कुल मिला के आपको मिल गए 25, और 25 कैंसिल हो गए। यहां बचा हुआ है केवल और केवल 2, यहां माइनस का माइनस है, 25 से 25 फिर से कैंसिल हुए, और ये बचा 1। अच्छा 2 - 1 कुल मिला के कितना हो गया, 1, और बट्टे आ गया 25 किसका, 1/ फोकस दूरी का, ये हो गया 25। यानी अगर फोकस दूरी की बात करें तो वो हो गई 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो फोकस दूरी है वो इसी की है, और ये माइनस में 25 यहाँ पे हम बात कर रहे थे जैसा कि, तो F = 25 यहाँ पे आ गई है, ये आपके फोकस दूरी इस दर्पण की होगी। और उसके बाद हमें पूछा था कि ज्ञात करनी है आपको दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ दर्पण की फोकस दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, कितनी आ रही है, F = 25 यहाँ पे हो रहा है, और V हमें 25/2 मिल रही है, और U हमें दे रखा था, ये हो गया था आपकी बिंब दूरी, और ये -25 हो रहा था। तो यहाँ अगर हम इससे डायग्राम बनाना चाहें, और डायग्राम को एक बार देखें, तो ये आपका कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण है, तो उस हिसाब से ये मैंने उत्तल दर्पण लिया है, और ये उसकी मुख्य अक्ष होगी। अब यदि कहा जाए कि ये V 25/2 है, और ये V चूंकि धनात्मक में है, ठीक है ना, यानी V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है। धनात्मक मापा जाता है आपतित किरण से, आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली जो दूरी है वो धनात्मक दूरी होती है।
अब ये भी धनात्मक है वी भी, इसका मतलब वी हो जाएगा उस साइड, यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वहां उस साइड बन रहा है, और यहां बन रहा है, इसका मतलब वो सीधा भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमें 25/2 की दूरी दे रखी है धनात्मक होने के कारण हम मान रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे की तरफ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और यू हमें जो है दे रखा है -25, और विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए -25 ये हो जाएगी किसकी दूरी, यहाँ पर वस्तु की दूरी। तो यदि वस्तु को यहां रखा जा रहा है सामने, तो इसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है, जैसा कि हमने कल देखा है किस तरीके से कि मानो एक किरण समांतर यहां से चली गई, ये समांतर चली गई, और समांतर चली जाने वाली किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि दर्पण का पृष्ठ उस साइड वक्रित है, तो ये इस तरीके से चली जाएगी। और दूसरे नंबर पे यदि कोई वक्रता केंद्र से होती हुई प्रतीत यहाँ पे हो रही है इस तरीके से, तो ये लंबवत आने वाली किरण, कल हमने पढ़ा है कि लंबवत आने वाली किरण उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, और यहाँ प्रतिबिंब की कोई स्थिति हमें प्राप्त नहीं होती है। तो जब हम किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे की साइड, यानी कि यहाँ ये प्रतिबिंब आपका, जहां भी ये दोनों टकराए वहां ये प्रतिबिंब मिलेगा। हालांकि आकार की हम इस सवाल में बात नहीं कर रहे हैं, तो आकार हालांकि यहाँ पे छोटा होगा, लेकिन प्रतिबिंब जो मिलेगा वो आपको पीछे की तरफ यहाँ पे मिलेगा। तो ये बात इस सवाल से और माइनस या फिर प्लस से ये सारी बातें स्पष्ट होती है कि प्रतिबिंब को कहाँ बनना है और कैसा बनना है। और यदि आवर्धन की बात की जाए तो वो शो करती है इस बात को कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने गुना बन रहा है, वस्तु से कितना ज्यादा वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये सवाल, कुछ और आंकिक प्रश्न हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले परावर्तन निपट गया है, तो हम आगे अपवर्तन को लेकर बात करेंगे, और फिर 1 by 1 बुक के सारे सवाल या फिर उससे एक्स्ट्रा भी हम सारे सवाल करवाएंगे। और तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब एक बात और रह गई है कि जितने भी प्रकाशिकी जो चैप्टर हमने पढ़ा है अब तक के सारे जो नोट्स है, उसके जो PDF है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके उसको देखना है। धन्यवाद।